और अब देखिए घड़ी आपके सामने, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 घंटा 22 मिनट वक्त बाकी है। 8 बजते ही कर्नाटक के वोट मतपेटियां जो है ईवीएम वो खुलना शुरू हो जाएंगी। वैसे पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे और उसके बाद फिर ईवीएम मशीनें खुलती हैं और बड़ी तेजी के साथ फिर जो है रुझान जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, जो बड़ी तेजी के साथ फिर नतीजों में तब्दील होंगे। और ये जितने भी आप खाने देख रहे हैं अभी ऊपर कर्नाटक के ट्रेंड्स, उसके बाद स्क्रीन के लेफ्ट और राइट में आप कर्नाटक के अलग अलग रीजन्स के रुझान देख रहे हैं। और स्क्रीन के सबसे नीचे यूपी में जो मेयर इलेक्शन हो रहे हैं आज, उसके नतीजे जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और आपको बता दें कि कर्नाटक और यूपी के ये नतीजे सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से एक्यूरेसी के साथ आप इंडिया टीवी पर देख पाएंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, सारे ट्रेंड्स, सारे एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स ज्यादातर कांग्रेस पार्टी को एज में दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ ने इस बात की चर्चा भी की कि हंग असेंबली हो सकती है। बीजेपी लेकिन बाय ऑल अकाउंट्स अभी भी ये मान रही है कि वो या तो लीड कर रही है या कांग्रेस पार्टी कम से कम अपने दम पर सरकार नहीं बना रही। जी हाँ, उसमें बिल्कुल कुछ परिवर्तन है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक कल रात तक जो मेरी बातचीत हुई उसमें भी वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, इसमें उनको कोई शक नहीं था। दूसरा दावा जो वो कर रहे थे वो डाटा मैनेजमेंट का कर रहे थे कि उसके आधार पर जो उन्हें फीडबैक मिला उसके दम पर ये दावा कर रहे हैं। जब उनसे ये पूछा हमने कि आखिर इतने सारे जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ओपिनियन पोल उसी तरह से, चुनाव का माहौल भी वैसा ही था, तो किस आधार पे आप लोग कह रहे हैं? उनका ये मानना है कि कोई एक तो सबसे बड़ी बात जिसे वो अपने लिए प्लस मान रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा। दूसरी चीज़ उनका ये मानना है कि कोई वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था, बल्कि एक न्यूट्रल स्टेट था, जिसके चलते उन्होंने अपने कैंपेन को आगे बढ़ाया। हालांकि ये ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि ग्राउंड पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे बहुत अलग तस्वीर नज़र आ रही थी। लेकिन पार्टी का फिलहाल ऐसा मानना है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वो हो ही रही है, और अगर हंग की सिचुएशन आई तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि जेडीएस उनके साथ जाना चाहेगी। डेटा मैनेजमेंट जो आपने कहा, ये केवल फीडबैक तक सीमित है या अपना जो पोल मैनेजमेंट है या टिकट वितरण या और चीजें वो भी? नहीं, उनका जो डेटा मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी फीडबैक पे नहीं है। वो फीडबैक से पहले का जो स्टेज होता है, जैसे आपने कितने बेनिफिशियरी क्रिएट किए, कितने आपके बूथ मैनेजमेंट में कितने लोग तक आपका एक्सेस रहा, कितने कार्यकर्ता आपके किन किन घरों तक गए, उनको लाकर वोट दिलवाए, कास्ट कॉम्बिनेशन क्या था, जो पॉलिसीज आपने बनाई, जैसे मान लीजिए एससी की रिजर्वेशन को लेकर वहाँ की राज्य सरकार ने फैसला किया, तो उसका कितना बड़ा फर्क पड़ा होगा और कितना बड़ा फर्क पड़ा, इन सारी चीज़ों के आधार पर उन्होंने अपना एक डाटा मैनेजमेंट कराया था। इससे पहले ये डाटा मैनेजमेंट हमने देखा था कि गुजरात में भी उन लोगों ने कराया था, उसी तरीके से उसी प्रकार की पद्धति यहाँ पर भी कर्नाटक में मुझसे कुछ किसी ने पूछा कि जैसे आपने गुजरात का जिक्र किया, तो गुजरात में इसका जो सेहरा है वो सीआर पाटिल के सर बंधा था। इस बार कर्नाटक में काम करने वाला कौन था? और सौरभ, आपको हैरानी होगी इस बात को जानकर कि जिस प्रकार से जिस टीम ने गुजरात की इन सारी चीज़ों को मैनेज किया था, उन्हीं लोगों ने कर्नाटक का भी मैनेज किया था। और कितनी समरूपता थी इसका आप इस आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गाड़ी पे रोड शो कर रहे थे, वो गाड़ी भी वही थी जो कि गुजरात में बनी हुई थी। वहाँ का जो मीडिया सेंटर था बेंगलुरु का, वही लोग मैनेज कर रहे थे, उसी तरीके से था जिस प्रकार से गुजरात में था। तो बीजेपी ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया है, एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया है कि किसी चुनाव को आपको कैसे लड़ना है, और उसी फॉर्मूले को हर जगह अपनाया जा रहा है। राघवन, क्या बीजेपी की नेशनल यूनिट और स्टेट यूनिट इनके असेसमेंट में कोई अंतर है क्या? जी देखिए, कॉन्फिडेंस की अगर बात कर लें तो दोनों को लगता है कि ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस दोनों में है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि ये कहा जा रहा है कि 31,000 आउट ऑफ 58,000 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वो इस बार लीड कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी अलग लगती है। सौरभ, देवेंद्र ने अभी बात की एससी वोट्स की, एक बहुत बड़ा चंक है वहाँ पर, करीब करीब 17% एससी वोट्स हैं। इस बार आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि इस बार जो एआईसीसी के प्रेसिडेंट हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दलित नेता, और बहुत बड़ा से उनका दलित कम्युनिटी पर है। 2018 की अगर हम बात कर लें तो हमको लगता है कि जो एससी लेफ्ट है तकरीबन 7 से 8% है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ था बीजेपी की तरफ। 19 में तो पूरा कह सकते हैं पूरा एससी 24% जो एससी एसटी दोनों मिलकर शिफ्ट हुए थे। इंटरनल रिजर्वेशन क्या बीजेपी के लिए प्लस हो रहा है? हमने देखा कि वहां पर जो बंजारा और बोवी कम्युनिटी है एसटी की, जो तकरीबन उस रिजर्वेशन का मेजर चंक जो है वो लेती थी, वो अभी नाराज चल रही है बीजेपी से। उनको ऐसा लगता है कि वो 4% तक कन्फाइन हो गए। और मल्लिकार्जुन खड़गे फैक्टर, अगर दलित वोट बीजेपी के पाले से नहीं सरकता है तो हमको लगता है कि बहुत कांटे की टक्कर होगी। अगर ये सरक जाता है तो ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल हैं उसके मुताबिक नतीजे हो सकते हैं। मीनाक्षी, एक और मेरे ख्याल नेता ऐसे हैं सौरभ जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए।
वो है कांग्रेस के रणनीतिकार जिन्होंने जबरदस्त काम किया, रणदीप सुरजेवाला ने, जो वहीं पर अपना ठिया गाड़ कर बैठ गया और उसके बाद जो उन्होंने लोकल मुद्दे उठाए, लोकल इश्यूज के ऊपर इस पूरे चुनाव को केंद्रित करके रखा। और कांग्रेस पार्टी की अगर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी की बड़ी स्ट्रेंथ रणदीप सुरजेवाला का मैनेजमेंट रहा है। इस पर भी हम आगे करेंगे चर्चा। हमारे सहयोगी पवन नारा भी इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनका भी हम रुख कर लेते हैं। पवन, आप बीजेपी हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। इस वक्त बीजेपी आशा बहुत दिखा रही है, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे कमोबेश एक तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके बाद अब बीजेपी के मन में क्या है? बिल्कुल मीनाक्षी, वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जरा तस्वीर देख लीजिए। मैं बीजेपी के यहाँ दफ्तर पर मौजूद है, जो ये इलेक्शन मैनेज करने के लिए दफ्तर बनाते हैं। ऊपर पोस्टर लगा है 2023 में बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी हैं और स्थानीय नेता हैं येदियुरप्पा आपको नजर आएंगे, बसवराज मुंबई नजर आएंगे। लेकिन एक आप देखेंगे पूरी 3 मंजिल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर है, जो दिखाता है कि कुल मिलाकर पूरी स्टेट लीडरशिप एक तरफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ है। नीचे देखेंगे तो कुछ योजनाओं का जिक्र है। तो कुल मिलाकर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जमीन पर ग्राउंड रियलिटी थी उसको आखिरी के कुछ दिनों में एकदम बदलने की कोशिश की है। वो यहां पहुंचे, 3 दिन तक लगातार यहां रोड शो करते रहे, 26 किलोमीटर के रोड शो किए। और बीजेपी आश्वस्त है कि जो उनके पोस्टर बॉय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इतने करिश्माई हैं, वो किसी भी फिनिशिंग टच को पार्टी को फिनिशिंग लाइन के पार नहीं कर जा सकते। आप तो चूंकि बेंगलुरु में मौजूद हैं, आप तो वहां की हवा को पढ़ पा रहे होंगे। हम यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे जो चर्चाएं सुन रहे हैं और जो महसूस कर पा रहे हैं कि अगर जो एक बड़ा करिश्मा होगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिर तक के रोड शोज और उन चुनावी जनसभाओं का असर होगा, जो कहा तो यहां तक जा रहा है कि 15 सीट का इजाफा भी, एक बड़ा शिफ्ट भी वो पार्टी के लिए ला सकते हैं। विजय लक्ष्मी कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी बेंगलुरु में ही मौजूद हैं। विजय लक्ष्मी, हम आपका भी रुख करें, लेकिन उससे पहले ये कर्नाटक विधानसभा की तस्वीर हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं और वहां पर कास्ट समीकरण क्या है वो भी आपको दिखा रहे हैं। और अभी जहां पर ये आंकड़े आप देख रहे हैं 0-0 नजर आ रहा है। अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, आप कहें मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में कर्नाटक का चुनाव लड़ा, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरी तरीके से फोकस लोकल मुद्दों पर था, लोकल लीडरशिप के ऊपर दांव खेला गया। तो कांग्रेस की स्ट्रेंथ क्या है वो आज पता चल जाएगी। जेपी नड्डा यहां पर भी, अभी आप बीजेपी की ताकत जो हम ये कह रहे हैं, अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा चेहरा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन हमें बीएस येदियुरप्पा को कतई नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि लिंगायत समाज से आने वाले बीएस येदियुरप्पा जो एक बड़ी ताकत, एक बड़ा होल्ड रखते हैं पूरे कर्नाटक की। क्योंकि बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि आपने लिंगायत का जिक्र किया, प्रिया, लिंगायत आप सोचिए कि जो इस बार वोटिंग हुई, इस वोटिंग में लगभग जो 75% प्लस जो भी लिंगायत का वोट था वो सीधा का सीधा गया है बीजेपी के पास। अब जो कुरुबा का हम जिक्र कर रहे हैं, तो कुरुबा यानी कि सिद्धरामैया को आप याद रखना होगा, क्योंकि सिद्धरामैया खुद कुरुबा है और उम्मीद यह की जा रही है कि जो वोटिंग होती है कुरुबा की, ज्यादातर उन्हीं की तरफ चली जाती है। अब मुस्लिम्स का भी अगर हम बात करें, मुस्लिम जो हम लोग बता रहे थे ग्राफिक्स, अब आदिवासी का देख लेते हैं, एसटी। बीजेपी ने इस पर बहुत काम किया है कि एसटी जो समाज के साथ जुड़ने के लिए करीब इनके भी 7-8% इनके वोट है, वो भी बीजेपी को जा सकते हैं अगर बीजेपी का जो कह रही है। लेकिन आप जब भी जा सकते हैं, जब आप ये कहते हैं, तो मैं दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, अभी आप यहां पर हर आंकड़े में एक बड़ा सा शून्य देख रहे होंगे, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, अन्य हो। इसका मकसद सिर्फ ये बताने का कि बहुत ज्यादा वक्त अभी बाकी नहीं रह गया है, जैसे ही गिनती शुरू होगी और बड़ी तेजी से ये आंकड़े बदलते जाएंगे। अमित जी बिल्कुल, और साथ ही आपको बता दें कि जो मुस्लिम वोट का हम जिक्र कर रहे थे मीनाक्षी, करीब 80% से ज्यादा वो कांग्रेस के खाते में गया है। तो यही कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स आप देखना है कि वोका लिग्गा किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं। प्रिया, आपको क्या लग रहा है कि आज कर्नाटक में क्या होने वाला है? देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो जो पोलिंग्स में रिजल्ट आ रहे हैं उससे कांग्रेस जरूर गदगद है। सोनिया गांधी खुद इस बार काफी टाइम के बाद, लंबे वक्त के बाद वो प्रचार के मैदान में उतरी हैं, उससे कांग्रेस को लगा कि उन्हें लीड मिल गई। और जिस तरह के आंकड़े नजर आए पोलिंग्स में, तो उसमें वो और ज्यादा खुश होते नजर आए। प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत, जो कि राहुल गांधी ने, जो कि और एक सिंपैथी लेने की भी कोशिश की। लेकिन अब 8 बजे का हमें इंतजार करना होगा। सबसे पहले आंकड़े आप इंडिया टीवी पर देखें। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।